तो हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के ऊपर। और ये डीमन स्लेयर की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के ऊपर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। वैसे तो मैंने अटैक ऑन टाइटन ये सब की वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके बारे में मैं आप लोगों को एंड में बताऊँगा कि वो उस वीडियो के साथ क्या मुझे अभी करना है और क्या करना है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के ऊपर। और डीमन स्लेयर के इस एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के ऊपर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, जिसका नाम है यूरिची। और यूरिची वो थे जिन्होंने मेन 5 ब्रीथिंग टेक्निक थी उनका इजाद किया था। और उन्होंने इसका इजाद कैसे किया उसके बारे में बताऊंगा, और इनकी क्या लाइफ स्टोरी रही थी ज़िंदगी भर की, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। और ये पहले शख्स थे यूरिची जिन्होंने डीमन किंग मुजान से लड़ाई की। और उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में भी मैं तुम लोगों को पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो चैनल में मेरे साथ बने रहना। एक क्विक इंट्रो के साथ हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारी कहानी शुरू होती है डीमन स्लेयर की करंट स्टोरी लाइन से 400 साल पहले की, सन गोकू एरा की। और उस समय जो जुड़वा बच्चे होते थे उन्हें जुड़वा बच्चों का होना एक अपशगुन माना जाता था। तब एक गांव के मुखिया के घर में 2 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। उसमें से जो बड़ा वाला भाई था उसका नाम था मिचिकात्सु, और जो छोटा वाला भाई था उसका नाम था यूरिची। और जो छोटा वाला भाई था यूरिची, उसके सर पे एक डीमन स्लेयर मार्क था। और उस समय के ये लोग नहीं जानते थे कि वो क्या मार्क है, वो क्या है। तो वो उन लोगों को अजीब लगता था कि एक बच्चे के सर पे एक ऐसा मार्क क्यों है। लेकिन जब उनके पिता को ये बात पता चलती है तब वो सोचते हैं कि वो मिचिकात्सु को मार देंगे। लेकिन उनकी माँ ये नहीं चाहती थी कि वो अपने बच्चे को मरता हुआ देखे। फिर उसके बाद ये डिसाइडेशन हुआ कि जो यूरिची है उन्हें उनकी 10 साल की उम्र जब हो जाएगी तो उन्हें मंदिर भेज दिया जाएगा पुजारी बनने के लिए। और जो मिचिकात्सु है उसे समुराई बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उन दोनों की जो लाइफ थी वो अलग अलग हो गई। एक तरफ यूरिची थे जो हमेशा अपने कमरे में बंद रहते थे, और एक तरफ मिचिकात्सु था जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था। लेकिन जो यूरिची जो थे उन्हें इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तब मिचिकात्सु ने यूरिची को एक बांसुरी ला कर के दी और उनसे कहा कि जब कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम इस फ्लूट को बजाना, मैं आकर के तुम्हारी उस ज़रूरत को पूरा करूँगा। और जो मिचिकात्सु थे सिर्फ इतना तक ही उसके लिए कर सकते थे, और इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो उनके घर वाले होते थे वो हमेशा मिचिकात्सु और यूरिची को हमेशा अलग अलग रखते थे, अछूत की तरह व्यवहार करते थे। और यूरिची जो थे वो हमेशा अपनी माँ के लेफ्ट साइड में हमेशा चिपके रहते थे। और वो क्यों ऐसा करते थे किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो करीबन 7 साल की उम्र तक वो ना तो कुछ बोलते थे, ना ही किसी से ना कुछ बोलना ना कुछ था। तो वो लोग सोचते थे कि यूरिची जो है वो बहरे हैं। फिर उसके बाद यूरिची की माँ ने यूरिची के अच्छे कान के लिए प्रार्थना करी और उनके लिए हानाफूडा इयरिंग बनाई। हानाफूडा इयरिंग याद है ना, जो तांजीरो पहनता है। हाँ, अब यूरिची के पास हानाफूडा इयरिंग थी, वो तांजीरो के पास कैसे आई इसका भी खुलासा तुम्हें इस स्टोरी में पता चलेगा। तो इसीलिए स्टोरी के साथ बने रहना। और जब यूरिची 7 साल के हुए तब उन्होंने अपने भाई मिचिकात्सु को ट्रेनिंग करते हुए देखा और उनके पास चले गए। और तब मिचिकात्सु ने उन्हें पहली बार बोलते हुए और एक स्माइल देते हुए देखा। और यूरिची तभी बोले, मैं इस दुनिया का दूसरा सबसे बेस्ट समुराई बनूंगा, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को इस देश का सबसे बेस्ट समुराई बनता हुआ देखना चाहते थे। और जब ये बात मिचिकात्सु को जो ट्रेनिंग दे रहा होता है उसने जब ये बात सुनी तो उन्होंने यूरिची को तलवार दी। और उन्होंने ये सोचा कि चलो तुम्हें भी समुराई बनने की ट्रेनिंग देते हैं। तो उन्होंने उसे तलवार दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मिचिकात्सु तलवार चलाने में बहुत ही अच्छे थे, सिर्फ 7 साल की उम्र में। और जो वो ट्रेनर था उस पर लगातार 4 बार वार किया, जिसके वजह से जो ट्रेनर था वो बेहोश हो गया। ये देखकर उन्होंने समुराई बनने का जो सपना था वो छोड़ दिया। और जब मिचिकात्सु उनके पास आकर के पूछते हैं कि तुमने ऐसा कैसे किया, तब यूरिची ने ये जवाब दिया कि मैंने दुश्मन की मांसपेशियों की हरकत और खून के बहाव को देख लिया था, जिसके वजह से मुझे ये पता चला कि वो कब कैसे कहाँ पे वार करने वाले थे। ये सारी जो बातें थे वो मिचिकात्सु को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्योंकि उस समय ये किसी को नहीं पता था यूरिची जो थे वो एक डीमन स्लेयर है और उनके पास ही सी थ्रू वर्ल्ड देखने की पावर है। सी थ्रू वर्ल्ड पावर क्या है वो मैं तुम लोगों को एंड में बताऊंगा कि ये सी थ्रू वर्ल्ड आखिर होता क्या है। इतना समझ लो कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि तुम अपने जो तुम पे जो हमला करने वाला है उसके बारे में तुम सारे मूवमेंट पहले से ही भाप लोगे उसकी हरकतों से कि वो कौन सी चाल अगले बार में करने वाला था।
इंटरेस्टिंग। और जब भी मिचिकात्सु योरोची से ये पूछते थे कि उन्होंने ये सब कैसे पता चला, तब वो बहुत दुखी हो जाते थे क्योंकि उन्हें हमेशा किसी बात का डर सताने लगता था। और फिर एक दिन वो डर सही में सच हो गया। जब योरिची के पिता योरिची को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, तब उन्होंने अपना जो फ़ैसला होता है वो बदल देते हैं और वो ये कहते हैं कि योरिची को समुराई बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी और जो मिचिकात्सु है उसे पुजारी बनने को भेज दिया जाएगा। फिर उसी रात एक दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में उनकी जो माँ होती है वो एक बीमारी के कारण अपना दम तोड़ देती है। और जब ये बात योरिची को पता चलता है तो वो अपने भाई के पास आते हैं और उन्हें ये बात बता देते हैं कि हमारी माँ अब नहीं रही। और फिर उसके बाद वो उन्हें जो बाँसुरी जो मिचिकात्सु ने योरिची को दी होती है, योरिची उस बाँसुरी को दिखा करके उसे रख करके वो चले जाते हैं वहाँ से, अपने घर को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और वो बोलते हुए जाते हैं कि मैं आपकी बाँसुरी को हमेशा अपने पास रखूँगा मिचिकात्सु। जब मिचिकात्सु अपनी माँ की डायरी पढ़ रहे होते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि योरिची घर छोड़ के क्यों गए। इसके बारे में उन्हें ये पता चलता है कि योरिची जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि उनका जो भाई है वो पुजारी बने। और उन्हें ये भी पता चलता है कि उनकी माँ का जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है वो बीमारी के कारण बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा था। इसी के कारण जो योरिची होते हैं वो अपनी माँ के लेफ़्ट साइड में जा कर के खड़े हो जाते थे अपनी माँ को सहारा देने के लिए, ताकि उनकी जो माँ है उनको कोई दिक्कत ना हो। और उन्हें ये बात सी थ्रू द वर्ल्ड से पता चली। ये सब पढ़ने के बाद मिचिकात्सु के मन में योरिची के लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत भर जाती है और हेट भर जाता है। अपने घर को छोड़ के जाने के बाद योरिची लगातार एक दिन और एक रात तक दौड़ते रहते हैं और फिर जाकर के वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम होता है यूटा। फिर उन्हें ये पता चलता है कि जो यूटा होती है उसकी जितनी फैमिली थी वो एक महामारी के कारण मारी गई। और फिर जो योरिची जो होते हैं वो यूटा के साथ ही रहने लगते हैं और उनके साथ साथ रहते रहते उन्हें ये पता चलता है कि सभी भी सी थ्रू दी वर्ल्ड यानी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड नहीं देख सकता। वो उस चीज़ को देखने के लिए सिर्फ एक लौते थे क्योंकि उनके ऊपर एक डीमन स्लेयर का मार्क था। फिर 10 साल बाद योरिची और यूटा आपस में शादी कर लेते हैं और यूटा जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तब योरिची एक मेट को लेने के लिए जाते हैं जो योटा का ख्याल रख सके इस प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पर। और वो योटा से ये कह के जाते हैं कि मैं रात होने से पहले यानी शाम तक मैं घर लौट आऊँगा। लेकिन जब वो रास्ते में जाने लगते तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो अपने घायल बेटे से मिलना चाहता था और उसकी मदद करने के लिए योरिची वहाँ पे रुक जाते हैं और उस बूढ़े आदमी को अपने कंधे पे बैठा करके वो उसे अपने बेटे के पास ले जाते हैं जो कि घायल हो चुका था। और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है और रात भी हो जाती है। और जब वो अपने घर पहुंचते हैं तब उन्हें एक सदमा लगने वाला सीन उन्हें दिखता है। और वो क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो उसकी प्यारी बीवी यूटा जो अपने पेट में बच्चे लिए हुए थी, जो कि लास्ट स्टेज पे थी, उसकी वो लाश दिखते हैं। यूटा की और उनके बच्चे की वो लाश दिखते हैं फर्श पे, जिसे देख करके योरिची को इतना सदमा लगता है कि वो योटा को अपने सीने से ला करके रखते हैं करीबन 10 दिन तक, जब तक डीमन स्लेयर का एक बंदा जो कि रेनगोकू के पूर्वज थे वो ना आ जाए। और जब रेनगोकू के जो पूर्वज आते हैं तो वो योरिची को समझाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें अब अपनी बीवी का श्राद्ध कर लेना चाहिए। और उसके श्राद्ध करने के बाद योरिची ये डिसाइड करते हैं कि वो अब डीमन स्लेयर में ज्वाइन करेंगे। डीमन स्लेयर में ज्वाइन होने के बाद उन्होंने सन ब्रीथिंग टेक्निक बनाते हैं और वो बाकी डीमन स्लेयर को भी सिखाना चाहते थे, लेकिन सभी योरिची इतने ताकतवर नहीं थे जो वो सन ब्रीथिंग टेक्निक को सीख सके। तब वहाँ पे उन्होंने ईजाद किया 5 मेन ब्रीथिंग स्टाइल, जो कि होती है फ्लेम, वाटर, थंडर, रॉक एंड विंड। इसके बाद योरिची का जो बड़ा भाई होता है वो भी एक डीमन स्लेयर बन जाता है ताकि वो डीमन के हाथों मारे गए उनके जो साथी होते हैं उनका वो बदला ले सके। और योरिची से उसकी ट्रेनिंग लेने के बाद जो उनका बड़ा भाई होता है मिचिकात्सु, वो मून ब्रीथिंग नाम की एक टेक्निक बनाते हैं। वहाँ पे जितने भी डीमन स्लेयर होते हैं उन सभी के भी चेहरे पे डीमन स्लेयर मार्क आ जाता है और ये मार्क धीरे धीरे सभी डीमन स्लेयर पे फैलने लग जाता है। इस मार्क की वजह से उन्हें भी सी थ्रू दी वर्ल्ड की पावर मिल जाती है और योरिची जितनी भी पावर उनके पास आ जाती है। लेकिन फिर ये मार्क लगने के बाद उन्हें एक श्राप मिलता है कि कोई भी डीमन स्लेयर 25 साल से ज़्यादा जी नहीं पाएगा या उससे पहले ही वो मर जाएगा।
फिर कुछ समय बाद योरिची और डीमन किंग मुजान रात के समय में एक बैम्बू फील्ड में मिलते हैं और वो मुजान ही था जिसने योरिची की प्यारी पत्नी यूटा और उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार दिया होता है। जब मुजान और योरिची की आमने सामने में मुलाकात होती है तब मुजान के साथ लेडी टामायू भी होती है जो उसके साथ वहाँ पे होती है। और फिर जो मुजान होता है वो योरिची से ये बोलते हैं कि मुझे ब्रीथिंग स्टाइल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके सामने ब्रीथिंग स्टाइल के क्रिएटर खड़ा है। वो सोचता है कि वो एक कोई आम सा डीमन स्लेयर होगा और उसे वो वहाँ पे कमज़ोर समझने की गलती कर बैठता है मुजान, और यही गलती उस पर बहुत भारी पड़ती है। जब मुजान योरिची पे अटैक करता है तब योरिची सी थ्रू वर्ल्ड के इस्तेमाल कर उन्हें ये पता चल जाता है कि मुजान के पास 7 दिल और 5 दिमाग है। फिर योरिची सन ब्रीथिंग के 13 फॉर्म को यूज़ करके मुजान के 2 टुकड़े कर देते हैं और उसकी बॉडी वापस से जो रीजनरेट नहीं कर पाती मुजान की, और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता, वो 2 हिस्सों में हो जाता है और वो बहुत ही कोशिश करता है कि अपने आप को रीजनरेट करने की, लेकिन वो नहीं कर पाता। तब योरिची जो होते हैं वो मुजान से ये पूछते हैं कि लाइफ की क्या वैल्यू होती है, जिसके जवाब में मुजान चुप रहता है। फिर उनका ध्यान जाता है लेडी टामायो पे, जो ना तो मुजान को मारने की कोशिश कर रही थी, ना उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, ना योरिची पे वो अटैक कर रही थी। लेकिन जब उनका ध्यान भटकता है तब मुजान अपने दांतों को पीसता है और अपने शरीर के करीबन 1800 हिस्से कर देता है। लेकिन योरिची जो होते हैं वो करीबन 1500 हिस्से को ख़त्म करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन जो बाकी के 300 हिस्से बच जाते हैं वो काट नहीं पाते और मुजान वहाँ से बच निकलता है। और वो 300 हिस्से भी एक ह्यूमन ब्रेन को, यानी कि एक डीमन ब्रेन को भी क्रिएट करने के लिए बहुत है। इन शॉर्ट वो वहाँ से बच के निकल जाता है। और फिर जो योरिची जो होते हैं वो लेडी टामायो के पास जाते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि क्या तुम मुझे मुजान को ख़त्म करने में मदद करोगी। तो वो उनकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाती है और तभी टामायो को कोई भी डीमन स्लेयर उन्हें मारता नहीं है। फिर उसी दिन योरिची को ये पता चलता है कि उनका जो बड़ा भाई मिचिकात्सु होता है वो कोपुशिबो नाम का एक डीमन बन चुका होता है। और फिर उन्हें ये पता चलता है कि अगर वो मुजान को मार देंगे तो उनके अंदर जितने भी डीमन, यानी कि उनका जो भाई जो अब डीमन बन चुका है, वो भी मर जाएगा। इसी वजह से योरिची ने मुजान को कभी भी मारने की कोशिश ना की और जो मुजान भी था वो योरिची के डर से कभी भी सामने नहीं आ पाया और कभी भी जो मुजान और योरिची की आपस में कभी भी कोई फाइट नहीं हो पाई वापस से। और इसके बाद वो जो लेडी टामायो होती है उनको भी जाने दिया। इन सभी वजहों से उन्हें योरिची जो होते हैं उन्हें डीमन स्लेयर से निकाल दिया जाता है। जो योरिची जो होते हैं वो जाकर के सुमियोशी से मिलते हैं जो कि तांजीरो के पूर्वज होते हैं, ठीक है। और फिर उन्हें वो अपने लाइफ स्टोरी के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे कैसे उनकी लाइफ जर्नी चली, क्या हुआ उनके साथ, इसके बारे में बताते हैं। और फिर उन्हें वो सन ब्रीथिंग टेक्निक को भी दिखाते हैं, जिसे देखकर सुमियोशी की वाइफ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और वो उन्हें वापस से परफॉर्म करने के लिए कहती है। फिर आखिरी बार योरिची जो होते हैं वो सुमियोशी से मिलने आते। फिर योरिची जो होते हैं वो सुमियोशी को भी सन ब्रीथिंग टेक्निक सिखा देते हैं ताकि जो उनकी वाइफ होती है वो जब भी उनका मन करे वो सन ब्रीथिंग टेक्निक को देख सके। और उनके दोस्ती के इनाम के कारण वो अपनी जो हाना फूटा इयरिंग जो वो हमेशा पहनते थे अपने कानों में, वो भी सुमियोशी को दे देते हैं। और फिर सुमियोशी सन ब्रीथिंग स्टाइल को द डांस ऑफ द फायर गॉड के नाम से अपने फैमिली में एक परंपरा बनाता है जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती जाती है। ये डांस और हाना फूटा इयरिंग जो होती है वो भी पास होती जाती है। और फिर आखिरी बार कमाडो फैमिली से मिलने के बाद योरिची जो होते हैं उन्हें कमाडो फैमिली को एक मीठी सी मुस्कान दे करके वहाँ से चले जाते हैं और कमाडो फैमिली को आखिरी बार अलविदा करते हैं। फिर योरिची अपने भाई से 60 साल बाद मिलते हैं। तब योरिची जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं और जो उनका बड़ा भाई मिचिकात्सु होता है वो अब एक डीमन बन जाता है जिसका नाम होता है कोपुशिबो। उन्हें अपने भाई मिचिकात्सु को देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा दया भी आती है कि उनका भाई अब कैसे क्या बन चुका है। और वो अपने भाई मिचिकात्सु को मारने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि उनके भाई ने डीमन स्लेयर क्रॉप्स को धोखा दिया। और जब वो अपने भाई के ऊपर वार करते हैं तब मिचिकात्सु जो होता है उसका गला हल्का सा कट जाता है। और जब मिचिकात्सु अपने भाई को मोड़ करके देखता है तब उसे पता चलता है कि योरिची मर चुके हैं। और 60 साल बाद एक लेजेंड योरिची जिन्होंने 5 मेन ब्रीथिंग टेक्निक बनाई
वो 60 साल बाद मारा जाता है, वो भी अपने भाई की वजह से। और जब वो अपने भाई को देखते हैं कि वो अब मर चुका है, तो जो उसका भाई होता है मिचिकात्सु, वो योरिची के 2 टुकड़े कर देता है। और जब 2 टुकड़े होते हैं तब वो देखता है वो बांसुरी, जो बांसुरी मिचिकात्सु ने बचपन में अपने भाई को दी थी। लेकिन फिर भी मिचिकात्सु अपने भाई को नफरत करने लगता है। वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हुए, और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी होगी तो आप जानते हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना। वो जो लाल वाला बटन आ रहा है ना भाई, बस उसको दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, बस दबा देना है। और जो बेल आइकन आएगा ना उसको भी ऑल पे कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ तो तुम लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और जानते हो ये जो वीडियो तुम लोग देख रहे हो योरिची के बारे में, वो सभी डीमन स्लेयर के फैंस के साथ शेयर कर दो यार। और तुम लोग को ये भी पता चल ही गया होगा कि जो डीमन स्लेयर है उसका भी सीज़न 2 आने वाला है। और अभी तक तुम लोगों ने अगर उसका टीज़र ब्रेकडाउन नहीं देखा तो मैंने चैनल पे डाल रखी है, और डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से जा करके टीज़र ब्रेकडाउन भी देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।